हेलो एवरीवन। हेलो सर। आज हमारी लास्ट क्लास है सैलरी की। ओके। चलिए अभी मैं शेयर करता हूँ। इसमें कोई हम्म। कन्फ्यूज़न है तो बताइए अभी तक। नो सर। सर पिछले क्लास के नोट्स भेज दीजिएगा, उन दो के आए नहीं थे। मैं अभी कर देता हूँ। आज ओके। लास्ट क्लास में ना सैलरी से हम्म, रिलेटेड जितने नोट्स है शेयर कर दूँगा। हम्म, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखिए ये अभी शो हो रही है, सबको विजिबल है। अच्छा। देखिए सैलरी में हमने क्या देखा था पहले। ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें हमने बेसिस ऑफ चार्जेस देखा था। ये था सेक्शन 15 में। तो सेक्शन 15 में हमने पूरा देखा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद ग्रेड सैलरी कैसे फाइनल होती है। उसके बाद सैलरी ड्यू कैसे होती है। सैलरी ड्यू होने के बाद एडवांस सैलरी क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, हमने सारा पढ़ा था। उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल सैलरी देखा था हमने, जो सेक्शन 16 था। उसमें जो भी आपकी ग्रोस टैक्सेबल सैलरी होगी उसमें से कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन कम होगा। फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स, ये सारा कम हो जाएगा। फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने देखे थे प्रोविजन। उसके बाद हमने सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है ये सेक्शन 17 में देखा था। तो इसमें जैसे हमने अभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। उसके बाद लीव सैलरी भी सब कुछ उसी में आ गया था। और परक्यूजिट्स और अलाउंस है वो हमने सेपरेट सेपरेट क्लास में लिया था। जैसे हमने सैलरी का देखो ऐसे डिवाइड किया था, वेजेस, बेसिक, एडवांस, एरियर। अलाउंस का हमने सारा देख लिया था कि डी अच्छा। डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, या जितने भी स्पेशल अलाउंस थे सारा हमने कवर किया था। परक्यूजिट्स में जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, या अगर फ्री हॉस्पिटल या फ्री कंसेशनल यूज ऑफ असेट्स या लोन दिया हो, या कोई गिफ्ट दिया हो, या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट देखे थे, ग्रेजुटी पेंशन, लीव इनकेसमेंट, प्रोविडेंट फंड। अगर किसी को रिम्बर्समेंट भी होता है तो मेडिकल से रिलेटेड है वो तो प्रोविजंस चेंज हो गए थे। टूर एंड ट्रेवल में जैसे मान लो अगर कंपनी के बेनिफिट के लिए है कोई भी रिम्बर्समेंट तो वो टैक्सेबल नहीं होता था। और अदर्स में अगर मान लो कि उसको कोई बोनस या कमीशन या कोई गिफ्ट मिलता है तो वो सारा टैक्सेबल होता है। फिर हमने कंप्यूटेशन का एक स्ट्रक्चर देखा था कि ये कंप्यूटेशन कैसे होती है सैलरी की। तो इसमें जैसे बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, जितना भी हमने जो पढ़ा था वो सारा ऐड हो जाता है। उसके बाद एक ग्रोस सैलरी आ जाती है। इस ऐड होने में हमारा जो भी एग्जाम्पन्स है वो कम हो जाता है अंडर सेक्शन 10 में। ग्रोस सैलरी में से हमने डिडक्शंस जितने भी अलाउ हैं वो कम हो जाएंगे, तो हमारा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ जाएगा। तो ये हमने अभी देखे थे, इसको हम कर देते हैं बंद। अभी हमने अभी रिसेंटली पीएफ से रिलेटेड प्रोविजन देखे थे। तो पीएफ से रिलेटेड प्रोविजन के लिए थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमने थ्योरेटिकल तो देख लिया था। तो पीएफ में मैंने बताया था कि जो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% होता है, और एम्प्लॉयर भी सेम कंट्रीब्यूशन करता है। अब जब कंट्रीब्यूशन करता है तो उस कंट्रीब्यूशन का होता क्या है, मतलब कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का पीएफ है वो डिडक्ट तो कर लिया, ठीक है। अब डिडक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, वो आगे किसको देगा, पीएफ ट्रस्ट को देगा, ठीक है। अब पीएफ ट्रस्ट को देगा तो कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कौन कौन सा अमाउंट कहाँ कहाँ जाएगा, वो भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब जैसे ये एक फाइनेंशियल ईयर है 22-23, मतलब अप्रैल 22 से मार्च 23 तक। इसकी बेसिक सैलरी है 50,000, हमने मान ली, अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। और पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% है, ठीक है। 12% हमने निकाल लिया, तो 12% आ गया 6,000। उसके बाद इस 6,000 को वो कैसे कैसे आगे पे करेगा, ये देखिए।
रूल कहता है कि रूल ये कहता है कि 3.67% को हमको मतलब ये जो 12% को है वो टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो 3.67%, ठीक है, और एक है 8.33%। तो हम इसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। तो जो 8.33% है वो एम्प्लॉई प्रोविडेंट मतलब पेंशन स्कीम में जाएगा। जो ईपीएस है ये है एम्प्लॉई पेंशन स्कीम। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कितना जाएगा? 8.33%, ठीक है। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि 8.33% है वो हमको टोटल जो भी कंट्रीब्यूशन है उसका नहीं निकालना है। ये हमको निकालना है जो मिनिमम, जो हमने पढ़ा था कि पीएफ कहाँ कैसे अप्लीकेबल होता है, कि मिनिमम मैक्सिमम सैलरी अगर 15,000 हो वहाँ तक अप्लीकेबल होता है, उसके बाद ऑप्शनल है। तो 15,000 हम इसका कैलकुलेट करेंगे और साथ में जो भी 8.33% है इसका हम कैलकुलेट करके टोटल 1250 मतलब 1250 रुपये है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में डाल देंगे, डिपॉजिट करा देंगे। मतलब एम्प्लॉयर है वो 1250 रुपये आपके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में डाल देगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो पीएफ ट्रस्ट है उसमें कितना जाएगा? तो 6,000 में से 1250 तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला गया, और बैलेंस कितना बचा? बैलेंस जो भी अमाउंट बचा आपका वो जाएगा आपका एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में। तो वैसे इसको डिवाइड किया है 3.67% और 8.33%, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 8.33% निकालेंगे। वो किसका निकालेंगे? 15,000 का। तो आ जाएगा 1250। और 3.67% निकालेंगे इसका 6,000 का, मतलब जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब 12%। तो 12% का 3.67% जाएगा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। 3.67% चला गया। और 8.33% जाएगा एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में। बट एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में जो 8.33% निकाला है हमने, वो हम ये 6,000 का नहीं निकालेंगे। मतलब ये इसका सॉरी 50,000 का नहीं निकालेंगे, हम ये निकालेंगे 15,000 का। तो सीधी सी बात यही है कि यार बेसिक कैलकुलेशन अगर आप करना चाहो तो पहले तो आप ईपीएस की कैलकुलेशन कर लीजिए 1250, और जो भी 6,000 जो टोटल है उसमें से 1250 कम करके जो भी बैलेंस बच गया वो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अब कितना गया? 6,000 तो आपका अपना कंट्रीब्यूशन था, 6,000 तो ये है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। जो ई लिखा ना ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% चला गया, और सेम जो कंट्रीब्यूशन करता है वो एम्प्लॉयर भी करता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% होता है। तो 12% के टू पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट चला जाएगा 1250 इसमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, और पीएफ में चला जाएगा जो बैलेंस का पार्ट है। तो टोटल पीएफ में कितना गया? 6,000 खुद का गया था, और एम्प्लॉयर का 4751 चला गया, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव अमाउंट टोटल फर्स्ट मंथ का हो गया ये 10,751। इसमें कोई डाउट है? नो सर। और किसी को डाउट है इसमें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिमरन जी या निशा जी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है, चलिए। तो हमने फर्स्ट मंथ का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया है। उसके बाद सेकंड मंथ में भी सेम रहेगा, बेसिक हमारी सेम है। और इसमें जो एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो ठीक 6,000 रहा। 6,000 कैसे निकला? 50,000 का 12%। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी सेम रहेगा, बट उसके टू पार्ट हो जाते हैं जो अभी मैंने बताया था। एक चला जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, वो कैसे निकलेगा? वही 15,000 इंटू 8.33%, ठीक है। और बैलेंस चला गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में।
तो इन दोनों का टोटल हो गया 6000, इन दोनों का टोटल हो गया 6000, और 6000 खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो टोटल पीएफ में कितना गया, खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट जो गया है वो, तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल हमारा क्यूमुलेटिव अमाउंट आ जाएगा, तो मतलब लास्ट मंथ का और प्लस दिस मंथ का। और साथ में जो पीएफ की जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो फर्स्ट मंथ में नहीं होगा। हमने अज्यूम कर लिया कि 8.10% ये रेट है इसकी, ईयरली रेट है 8.10% हमने अज्यूम किया है, अभी करंट में ये रेट चल रही है। तो एवरेज रेट इसकी निकल गई, 12 से हमने डिवाइड किया तो एवरेज रेट निकल गई 0.68%। तो हमने एवरेज रेट के हिसाब से इसका कैलकुलेशन कर लिया, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस जो था लास्ट मंथ का उसका हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे ही हर मंथ हम इसका जो सेम अमाउंट रहेगा, ठीक है। अगर मान लो अगर बेसिक इसकी चेंज हो जाती है, अगर मान लो अक्टूबर में इसकी 60,000 बेसिक हो जाती है, तो 60,000 बेसिक होने से क्या हुआ, इसका जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 12% वो इंक्रीज हो गया। वो सेम कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर का है, बट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में जो ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कितना जाएगा, वही सेम अमाउंट जाएगा 1250, और जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट जो है वो किस में चला जाएगा, वो पीएफ में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। चलिए इस स्लाइड को हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास एक स्लाइड आई है, अब हम ओवरऑल चेक करते हैं। ओवरऑल हम अज्यूम कर लेते हैं, एक मान लो एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई का नेम है अमित, ठीक है। इसका कोई भी पैन कार्ड है, मान लो ये पैन कार्ड नंबर इसका, और एम्प्लॉई की जो कैटेगरी है, एम्प्लॉई की कैटेगरी क्या है, बिलो 60 ईयर, तो ये इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर इसमें है। और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है इसका, मतलब कहाँ का रेजिडेंट है, हम मान लेते हैं ये दिल्ली का रेजिडेंट है, ठीक है, दिल्ली का रेजिडेंट मान लिया हमने इसको। उसके बाद हम इसका जो फिजिकल स्टेटस है, फिजिकल स्टेटस देखते हैं। तो नॉन हैंडीकैप, मतलब ये हैंडीकैप नहीं है, नॉन हैंडीकैप हो गया। पीएफ का कितना परसेंटेज है, 12% है, ठीक है। पीएफ की कोई लिमिट है नहीं है। वीपीएफ हमने मान लिया कि मान लो 5%, कि अपने बेसिक का 5% ये वीपीएफ में, मतलब वॉलेंट्री पीएफ में जमा करा जाता है, ठीक है। और जो वीपीएफ है वो परसेंटेज है, फिक्स है। जो होम लोन अगर इसने ले रखा है तो हमने यस कर दिया, हाँ इसने होम लोन भी ले रखा है। होम लोन हम उसने जो लिया है वो 1 अप्रैल 1999 से लिया है। तो 1999 से क्यों लिया है बाद में लिया है, जब हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जब पढ़ेंगे ना कल से, तब हम बताएंगे कि 1999 से पहले क्या रूल थे वो बाद में क्या रूल है। तो अभी ओके। हमने एज्यूम कर लिया इसका कि इसका ठीक। 1999 के बाद लिया इसने लोन। अब देखिए, अब इसकी ये जितनी भी अर्निंग्स है, जैसे बेसिक की अर्निंग है, आज अप्रैल 20 से मार्च 21 तक टोटल मान लिया हमने पर मंथ 50,000 रुपीज़ इसकी बेसिक है, तो 6 लाख रुपीज़ टोटल हो गया। अब उसका एच आर है, ठीक है, एच आर ए हमने मान लिया 50% है इसका, तो एच आर ए इसको 50% मिल गया। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस हमने अज्यूम कर लिया कि 1,000 रुपीज़ इसको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। ये सारे अलाउंस के पार्ट हो गए। या कोई स्पेशल अलाउंस उसको मिलता है कोई भी नेम से, या कोई कन्वेंस अलाउंस उसको मिलता है, मान लिया हमने 2,000 पर मंथ इसको कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन अलाउंस के नाम से मिल रहा है, टेलीफोन से रिलेटेड मान लीजिए। या मंथली बोनस कोई मिल रहा है इसको, मान लिया हमने 2,000 मंथली बोनस मिल रहा है इसको, ठीक है। ईयरली बोनस हमने मान लिया मार्च में मिल गया इसको, ईयरली बोनस 50,000 मार्च में इसने कर लिया है। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मान लो चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए उसको मान लो 1,000 रुपीज़ पर मंथ अलाउंस दे रहा है। मेडिकल रिम्बर्समेंट,
पहले तो मेडिकल रिम्बर्समेंट जैसे 15,000 तक टैक्स फ्री होती थी, ठीक है, बट जब से स्टैंडर्ड डिडक्शन आया है 50,000, तो ये जो मेडिकल रिम्बर्समेंट है वो चाहे 1 रुपये मिल रही हो, पूरा पूरा टैक्सेबल होगा। तो हमने मान लिया अगस्त 20 में इसको 15,000 मेडिकल रिम्बर्समेंट मिला है, और दिसंबर 20 में 20,000 मेडिकल रिम्बर्समेंट मिला है इसको। लीव टेबल असिस्टेंस LTA में उसको मान लो पर मंथ 6,000 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। लीव इनकैशमेंट मान लो उसने सितंबर 20 में 2 लाख रुपीज़ लीव का इनकैश कराया, तो हमने ये पढ़ा था कि जब रिटायरमेंट पे लीव मिलती है तो उसके अलग रूल रहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ एग्जाम्पशन मिलता है जिसकी लिमिट 3 लाख है। बट जब ड्यूरिंग द सर्विस जब मिलता है उसको कोई भी लीव इनकैशमेंट, वो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा, तो हमने ये पूरा पूरा टैक्सेबल कर दिया इसका। उसके बाद कोई लीव अलाउंस उसको नहीं मिल रहा है। उसके बाद परफॉर्मेंस उसने अच्छी की है, तो उसको मान लो 20,000 रुपीज़ मिल गया, और उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो टोटल करके इसका मिल रहा है 13,69,000। इसको टोटल अब इसकी इनकम कितनी है 13,69,000। अब उसमें से डिडक्शन क्या हो जाता है, मान लिया प्रोफेशनल टैक्स का 200 रुपीज़ पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स इसका डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद PF का, ठीक है, तो PF इसका जैसे हमने बताया था 12% रेट है, ठीक है, तो 12% रेट के हिसाब से 6,000 रुपीज़ इसका PF का डिडक्ट हो रहा है पर मंथ। और VPF का हमने अभी देखिए ऊपर अभी सिलेक्ट किया था कि 5% इसका VPF होना चाहिए, तो 2,500 ये VPF में डिडक्ट करवा लेता है, तो टोटल डिडक्शन इसका कितना आ गया 1,04,400। तो नेट सैलरी कितनी बन गई उसकी, मतलब कि अगर पर मंथ हम देखें, तो अगर हम अप्रैल 20 का चेक करेंगे, तो अप्रैल 20 में 88,500 उसका टोटल मिला था, उसमें से डिडक्शन हो गया 8700, तो टोटल नेट सैलरी कितनी बनी 79,800। तो पर मंथ की नेट सैलरी करके, अब नेट सैलरी का हमको कोई भी कैलकुलेशन के पार्ट में नहीं आएगा, ठीक है, हमको मतलब है इससे, ये जो इसको जो ग्रोथ सैलरी है इससे मतलब है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसकी टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे होगी। अब ग्रोथ सैलरी इसकी देखिए, ग्रोथ सैलरी कितनी आ रही है, इसकी ग्रोथ सैलरी आ रही है 13,69,000, ये देखिए 13,69,000 इसकी ग्रोथ सैलरी आ रही है। उसके बाद एग्जाम्सन अंडर सेक्शन, अब जैसे ग्रोथ सैलरी कैलकुलेट करने के बाद हमने एग्जाम्सन कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो एग्जाम्सन अंडर सेक्शन 10 एंड 17 में उसको कुछ एग्जाम्सन मिला है 12,000, ठीक है। तो एग्जाम्सन में मान लो इसको देखिए यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है, कुछ एग्जाम्सन उसमें मिलता है, या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है, कुछ एग्जाम्सन इसमें मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके टोटल एग्जाम्सन उसको 12,000 मिल गया है। तो उसकी जो सैलरी इनकम है वो टोटल 13,69,000 से 12,000 कम हो के 13,57,000 रह गई है। उसके बाद हमने देखिए बताया था कि उसको कुछ डिडक्शन मिलता है, तो प्रोफेशनल टैक्स देखिए इसका ये डिडक्ट हो रहा है प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिल गया, जो प्रोफेशनल टैक्स का जो मैक्सिमम डिडक्शन था वो 2,500 तक मिलता था, बट इसका डिडक्शन हुआ 2,400 तक, तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन ये हो गया, मतलब डिडक्शन इसका मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16 में। उसके बाद इनकम चार्जेबल द अंडर हेड सैलरी आ गई 13,54,000। अब जैसे ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमने बताया था अंडर सेक्शन 16 में, या आप यहाँ पर भी कम कर सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स के नीचे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर सकते हैं, या फिर आप नीचे भी कम कर सकते हैं अलग से। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी में आ गया इसका इतना अमाउंट, और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 कम कर देंगे, और उसके बाद कुछ डिडक्शंस मिलती है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो चैप्टर 6A में आती है। वो मान लो 80C, 80CCC, 80CCD और 80CCG सारा मिला के 1,02,000 आ रहा है,
तो वो डिडक्शन आ गया इसका। तो नेट टैक्सेबल इनकम अब कितनी आई, 1,20,000 आ गई। उसके बाद जो भी स्लैब रेट है उसकी, जिस स्लैब रेट में वो आता है, मान लिया इस वाले स्लैब रेट में आता है वो, तो जीरो अमाउंट से 2,50,000 तक जो भी आता है उस पर टैक्स जीरो लगता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता। उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख तक जो टैक्स लगेगा वो 5% लगेगा, ये ओल्ड रिजीम है। तो 5% टैक्स के हिसाब से 12,500 इसका टैक्स बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जो भी टैक्सेबल इनकम है 5 लाख टू 10 लाख, तो बैलेंस कितना बचा, जो भी बैलेंस बचा इसका, नेक्स्ट आ गया 5 लाख। तो 5 लाख पे इसका 20% निकाल लेंगे, 1 लाख रुपीज़। और 10 लाख के ऊपर जितना भी बना, तो 10 लाख में से 10 मतलब कि इसकी टोटल इनकम कितनी है, 12,26,100 है, तो उसमें से 10 लाख कम करके जितना भी बैलेंस बचा उस पर 30% निकाल देंगे। तो टोटल इनकम टैक्स इसका बना 1,73,280। ठीक है। उसके बाद एक हमको डिडक्शन मिलता है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ये जितने भी डिडक्शंस हैं या जो भी स्लैब रेट है या जितनी भी एटी, ये जो डिडक्शंस है, जो एटीसी एटीसीसी जितनी भी डिडक्शन है वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी बस मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि टोटल इसके टैक्स की कैलकुलेशन सैलरी में कैसे होगी। एक डिडक्शन मिलता है 87A, अगर इसकी जो टैक्सेबल इनकम जो भी टैक्सेबल इनकम बनती ये वाली जो 13,69,000 है, ये अगर बनती 5 लाख तक, ठीक है, ये 5 लाख तक अगर होती, तो 5 लाख तक देखिए 2,500 टू 5 लाख तक कितना टैक्स बनता है, 12,500 बनता है। तो ये पूरा पूरा हमको यहाँ एग्जाम्पशन मिल जाता। ठीक है, पूरा पूरा एग्जाम्पशन मिल जाता हमको, तो हमको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो वो डिडक्शन आता है 87A में। या कोई अगर सरचार्ज अगर अप्लीकेबल है, या हेल्थ सेस या एजुकेशन सेस अगर अप्लीकेबल है, या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% लगता है इनकम टैक्स का, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम अंडर द हेड जो टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी इसकी 1,80,000। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, अगर कोई उसकी HRA की एग्जाम्पशन है, तो HRA की एग्जाम्पशन क्योंकि वो HRA पे नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसकी HRA की एग्जाम्पशन कुछ भी नहीं आ रही, जीरो आ रही है। अब देखिए, अगर HRA अगर वो पे कर रहा होता, ये देखिए यहाँ पर इंटर हाउस रेंट, ठीक है, तो हाउस रेंट मान लीजिए अभी हम डाल रहे हैं 15,000 डाल देते हैं, ठीक है, तो पर मंथ 15,000 वो HRA पे कर रहा है। तो जैसे ही HRA की इंफॉर्मेशन हमने डाली, HRA एग्जाम्पशन इसका आ गया। ठीक है, तो 1,20,000 ये HRA एग्जाम्पशन मिल जाएगा इसका। तो अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पशन की लिमिट है, एग्जाम्पशन की लिमिट जो यूनिफॉर्म अलाउंस में 12,000 थी, वो अभी बढ़ के होगी 1,32,000। तो 1,32,000 कैसे आया, 1,20,000 तो HRA एग्जाम्पशन का आ गया। ठीक है, HRA एग्जाम्पशन की जो कैलकुलेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। और टोटल एग्जाम्पशन अलाउंस, टोटल एग्जाम्प्टेड अलाउंस आ गया 1,20,000 प्लस 12,000। ठीक है, अदर इनकम कोई है इसकी, हाउस या प्रॉपर्टी इनकम, तो जब नेक्स्ट क्लास से मैं इसी के बारे में स्टार्ट करूँगा। ये हमारा सेकेंड मतलब सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसमें अभी हमने मान लिया अभी कुछ भी नहीं है। डिडक्शन में हमने मान लिया प्रोविडेंट फंड का इसका मान लो 72,000 डिडक्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर पीएफ का कितना कितना डिडक्ट होता है, 72,000 डिडक्ट होता है इसका। तो एक पूरा पूरा इसमें एटीसी में प्रोविडेंट फंड में एलिजिबल हो जाएगा डिडक्शन के लिए। और वॉलेंट्री पीएफ में भी ये डिडक्ट करवाता है, तो 30,000 ही हो जाएगा। तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 1,02,000 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, तो डिडक्शन से इसकी 1,02,000 इसका डिडक्शन हो गया। वैसे इसकी जो ओवरऑल लिमिट है वो 1,50,000 है। तो वो अगर एनएससी में या किसी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे, अब देखिए एनएससी में ही है, एनएससी में अगर हम डालें कि इसने मान लीजिए 50,000 एनएससी में डाल दिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है, तो जैसे ही हमने डाला, अब देखिए इसका 1,50,000 की लिमिट पूरी हो गई। तो इसको मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 इन सेक्शंस में मिल जाएगा।
ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एक ही ओवरऑल हमने कैलकुलेशन की है सैलरी की, कि टोटल जितनी भी अर्निंग्स है वो हम ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जितने भी एग्जाम्पशन है उसके, जितने भी एग्जाम्पशंस हैं, एग्जाम्पशन अंडर HRA में भी हो सकता है, या कोई अलाउंस में हो सकता है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पशन, LTA में मान लीजिए, LTA में वो कहीं घूमने चला गया, ठीक है, वो घूमने चला गया तो LTA में क्या होता है, उसको टिकट दिखानी पड़ती है। तो मान लीजिए कि 15,000 उसने टिकट के पे किए। तो जैसे ही 15,000 पे किए, देखिए एक क्वालिफाई हो गया वो LTA में एग्जाम्पशन के लिए। तो LTA की एग्जाम्पशन अभी इंक्रीज हो गई है 1,47,000। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में देखिए, उसके कितने चाइल्ड है, मान लीजिए उसके 2 चाइल्ड है। तो जैसे 2 चाइल्ड की हमने, उसकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की भी एग्जाम्पशन इसकी आ गई है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पशन का पार्ट है पूरा। तो इसकी एग्जाम्पशन 1,49,000 आ गई है। तो हम जब सैलरी की जो हम कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी उसकी इनकम है वो ऐड कर लेंगे। उस इनकम में चाहे वो बेसिक सैलरी हो, या कोई अलाउंस हो, या कोई परक्यूजिट्स हो, या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट हो, और उसमें से हम क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम्पशंस हैं, जितने भी एग्जाम्पशंस हैं वो कम कर लेंगे। एग्जाम्पशन कम करने के बाद हमारे पास एक इनकम आ जाएगी, जिसको हम इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी बोलते हैं। उसमें से फिर हम डिडक्शंस कम करेंगे अंडर सेक्शन 16 के। तो 16 के जो भी हम डिडक्शन कम करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जो सैलरी की है, ठीक है। तो इसको भी अब हम क्लोज करते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास एक नया एग्जांपल और आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। इसमें आ रहा है समझ में कुछ? कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलिए, अब देखिए एक हम नया कैलकुलेशन फिर से करते हैं। अब इसमें इस कैलकुलेशन में देखिए कहाँ कहाँ इफेक्ट जाता है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है नेम। हमने यहाँ नेम डाल दिया, पोस्ट डाल देते हैं। एक एम्प्लॉई है, उसका नेम ये है, और उसकी डेजिग्नेशन डिप्टी मैनेजर है। HRA हमने मान लिया कि वो 30% कैटेगरी में आता है। हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं 20% या 10%। हमने 30% कैटेगरी पे अभी सिलेक्ट कर रखा है। हमने मान लिया कि वो दिल्ली NCR में रहता है, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस उसको 2,000 मिलता है, ठीक है। ग्रुप सेविंग्स लिंक्ड इंश्योरेंस उस कंपनी ने करा रखा है, जिसको GSLI बोलते हैं। उसके मान लीजिए 120 रुपीज़ उसके डिडक्ट होते हैं। वो क्लास 1 में है तो 120 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं उसके। ऑफिस का हम एड्रेस डाल देते हैं, रानीपुर हरिद्वार, ठीक है। पैन नंबर डाल देते हैं, ठीक है। पैन नंबर हमने इसका डाल दिया। अब डिडक्टर का 10 नंबर डाल देते हैं। जब हम TDS से रिलेटेड हम प्रोविजन पढ़ेंगे, तो हम 10 नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम एक पैन नंबर होता है, वैसे ही जो टैक्स डिडक्ट करता है उसका टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है, जिसको 10 नंबर बोलते हैं। तो मान लीजिए ये उसका 10 नंबर है। एम्प्लॉयर का नेम डाल देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर का नेम डाल दिया, प्लेस डाल दिया। चलिए, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी इसकी। उसके बाद ये सैलरी पूछ रहा है, सैलरी कैसे कैसे मिलती है। तो इसकी बेसिक सैलरी हमने डाल दी 50,000, ठीक है। ग्रेड पे कुछ नहीं है। डियरनेस अलाउंस है इसका 10,000 मान लिया। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस हमने अभी सिलेक्ट किया था, 30% मिलता है इसको, तो 15,000 आ गया, ठीक है।
कन्वेंशन अलाउंस इसको मिलता है 2000, जो हमने यहाँ डिसाइड किया था, और अदर अलाउंस या कुछ एरियर्स कुछ भी है उसको 1000 और मिलता है। तो टोटल उसकी सैलरी बनती है, टोटल बनती है 9,48,000। ठीक है, हमने मान लिया कि वो हाउस रेंट पे करता है 12,000 पर मंथ। अब देखिए इसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आर यू रेजिडेंट ऑफ मेट्रो सिटी, तो हम मान लेते हैं यस। फिजिकल स्टेटस इसका कितना है, वो गुड है। टोटल कंट्रीब्यूशन पीएफ, पीएफ में टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1,00,000 रुपीज़ है। प्रोफेशनल टैक्स अगर कोई पे करता है, डिडक्ट होता है, मान लीजिए 200 रुपीज़ इसका प्रोफेशनल टैक्स। और इनकम टैक्स पे ही कैटेगरी, तो हमने ये डिसाइड किया है कि ये इंडिविजुअल है और 60 ईयर से कम है। डेट ऑफ बर्थ है, रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी है पढ़ा रहने दीजिए। और टैक्स पेबल आफ्टर टीडीएस, अब इसका टैक्स इतना बन के आया है, ये देखिए इसका टैक्स बन के आया है 62,000। हमने देखा ना 62,000 कैसे टैक्स बन के आया है, वो हमें अभी इसकी कैलकुलेशन में जाएंगे बाद में। अब एग्जम्प्टेड अलाउंस क्या है, एग्जम्प्टेड अलाउंस कौन कौन से है, एक तो हाउस रेंट अलाउंस है, उसकी एग्जम्पशन 7,800 बन के आई है। इसकी कैलकुलेशन हम पहले ही देख चुके हैं, हम अभी ओवरऑल चेक कर रहे हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस की जो एग्जम्पशन है वो इसकी बन के आई है 70,800। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इसका पहले 40,000 था, अभी 50,000 हो गया है, अभी इसमें 40,000 ले रखा है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका 40,000 है। ठीक है, उसके बाद ये 50,000 हो गया था, तो हम अभी सिनेरियो चल रहे हैं कि उस टाइम 50,000 था इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद 80C में क्या क्या डिडक्शन मिलेगी इसको, 80C में इसको जो डिडक्शन मिलेगी, जो हमने देखा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद हमने कुछ डिडक्शंस कम की थी। ठीक है, तो वही सेम डिडक्शन है कि जो पीएफ में उसका जो भी डिडक्शन है, वो जीएसएलआई में जो भी डिडक्शन है इसका, तो जीएसएलआई में जो ग्रुप इंश्योरेंस का कोई ले रखा है 120 रुपीज़ इंटू 12, तो 1440, और 1,00,000 रुपीज़ जो पीएफ में इसका डिडक्ट हुआ है, तो टोटल मिला के उसकी 80C में डिडक्शन हो जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अभी कुछ नहीं मान रहे हम। ठीक है, सेविंग डिटेल में हमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि 80C में उसको इतना डिडक्शन मिलेगा, अभी और किसी में कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे अभी 6A, जब हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके बाद बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज के बाद हम चैप्टर 6A पे आएंगे डिडक्शन में। अब देखिए ये अभी जो टैक्स बनाया है 62,000 वो कैसे बनाया है, ये देखिए ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन है। इसमें देखिए बेसिक सैलरी टोटल हो गई, बेसिक सैलरी के बाद उसका जो डीए एचआरए, ठीक है, उसके बाद कन्वेंस अलाउंस और अदर अलाउंस, तो टोटल हमने 9,48,000 ऐड कर लिया। उसके बाद हमने इसका हाउस रेंट अलाउंस है ये 70,800, जो हमने यहाँ निकाला था 70,800, ये हमने कम कर लिया, एग्जाम्पशन कम हो गया इसका। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो जो प्रोफेशनल टैक्स है वो कम हो गया, तो टोटल डिडक्शन उसके हो गए 1,11,000। तो इनकम अंडर हेड सैलरी कितनी आ गई, टोटल ग्रोस सैलरी और माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन और माइनस जो भी एग्जाम्पशन है उसका, तो इस वाले केस में हाउस रेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन है। ठीक है, एक प्रोफेशनल टैक्स का भी एग्जाम्पशन है, तो टोटल मिला के उसका हो गया 1,11,000 डिडक्शन, तो टोटल सैलरी होगी इसकी 8,37,000। उसके बाद हमको डिडक्शन का कम कर देना है अंडर चैप्टर 6A। 6A में देखिए पीएफ का इसका है 1,00,000 रुपीज़ और जीएसएलआई का है इसका 1440, तो टोटल जो एग्जाम्पशन है उसका 1,01,440। तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 8,37,000 माइनस 1,01,450, तो टोटल टैक्सेबल इनकम इसकी आ गई 7,35,560। इस पे जो भी हमने स्लैब रेट के हिसाब से जो भी टैक्स लगाया, जो हमने पहले भी देखा था, ठीक है, उसके हिसाब से टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इसका बना है 59,612।
ठीक है। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A में कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है। 5 लाख रुपीज़ से अगर तक होती तो डिडक्शन मिल जाता। तो टैक्स पेबल इतना बन गया। उस पर जो भी हेल्थ एंड एजुकेशन से जो 4% है वो ऐड हो जाएगा, तो टोटल टैक्स बन जाएगा इसका 61,996। और उसके बाद इसका कोई भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं है या कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। रिलीफ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जितनी भी है। तो टोटल पेबल इसका राउंड फिगर में 62,000 आ गया, जो हमने पहले कैलकुलेट किया यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे ये टोटल इनकम जो इसकी कैलकुलेट हुई है और ये इसकी कैलकुलेशन है, अब फॉर्म 16 उसको देगा, जो भी टीडीएस जो काटेगा, तो जो भी एम्प्लॉयर है उसको एक फॉर्म 16 सबमिट करेगा। तो फॉर्म 16 जो सबमिट करेगा, देखिए इसी से इनकम बन के आ गई, डिटेल बन के आ गई है। तो फॉर्म 16 में देखिए क्या क्या डिटेल है। इसमें जो भी इम्प्लॉई है उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका पैन नंबर आ जाएगा, इम्प्लॉयर की डिटेल आ जाएगी, ठीक है, पीरियड आ जाएगा पूरा, असेसमेंट ईयर आ जाएगा, और भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। बट मेन जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो पार्ट बी में आती है, मतलब जो फॉर्म 16 के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें पार्ट बी है। पार्ट बी में जो भी इसकी टैक्सेबल इनकम है वो पूरी इसमें कैलकुलेट होती है। तो पार्ट बी में देखिए, सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17(1). तो 17(1) में इसका जितना भी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 9,48,000, जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, 9,48,000 इसकी ये इनकम है। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, अगर कोई परक्यूजिट्स की वैल्यू है तो परक्यूजिट्स की वैल्यू 0 है, मतलब उसको कोई भी रेंट फ्री अकोमोडेशन या कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रखी है एक्स्ट्रा। और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब इसके कोई रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं है। तो टोटल इसका आ गया 9,48,000। उसमें से जो अलाउंस की जो भी एग्जाम्पन्स है, तो इसकी एग्जाम्पन्स देखिए 70,000, 7,800 इसकी एग्जाम्पन आ गई, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया। तो बैलेंस इतना बच गया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पन उसको मिल रही है, जैसे एम्प्लॉयमेंट टैक्स की एग्जाम्पन मिल रही है। उसके बाद वही कैलकुलेशन है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, वो सेम कैलकुलेशन है, बट वो फॉर्म 16 में आ जाता है, जो टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी टैक्सेबल इनकम है उसमें से एग्जाम्पन कम करके इतना अमाउंट आ गया, 8,37,000। और कोई अगर कोई उसकी इनकम होती, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती या कोई इंटरेस्ट की इनकम होती, तो वो यहीं ऐड हो जाती है। तो अभी हमने माना है कि इसकी कोई इनकम नहीं है एक्स्ट्रा। उसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है जो हमने पहले पढ़ा था, तो उसमें मान लो 1,01,000 उसकी ये डिडक्शन मिल गई, जो उसका जो पीएफ से रिलेटेड था। ठीक है, और कोई डिडक्शन नहीं है इसकी। तो टोटल टैक्सेबल इनकम इसकी बन गई 7,35,000। और उसके जो भी टैक्स की कैलकुलेशन है जो हमने यहाँ की थी वो सेम कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उसको फॉर्म 16 है। और उसके बाद जो जो जैसे जैसे वो टीडीएस काटता जाएगा एम्प्लॉयर, वैसे वैसे टैक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। जो भी जब भी वो टैक्स काटेगा तो वो आगे चालान जमा कराएगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर, नो। इसमें तो हमको बस इसको कंसोलिडेट कर देना, जितना भी हमने अलाउंस या परक्यूजिट्स या रिटायरमेंट बेनिफिट या बेसिक सैलरी डीए एचआरए जितना भी उसको मिलना है, ठीक है, वो हमको बस ऐड कर देना है। उसमें से जितने भी डिडक्शंस है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया या इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया या फिर प्रोफेशनल टैक्स का जो भी डिडक्शन है वो कम कर देना है। तो हमारा, और इसके बाद एग्जाम्पन्स का पढ़ देना है, जितने भी उसके एग्जाम्पन्स अलाउंसेज में जितने भी एग्जाम्पन है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद उसकी जो टोटल सैलरी आ जाएगी, उसमें फिर अदर सोर्सेज की इनकम या कैपिटल गेन की इनकम या बिजनेस प्रोफेशन की जितनी भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, वो ऐड होने के बाद उस पर टैक्स की रेट मल्टीप्लाई करके टोटल टैक्सेस का कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए सबको। यस सर। है कोई डाउट, कोई क्वेरी हो नो तो सर। बताइए। कोई पॉइंट पे मान लो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो। नहीं सर, सभी आ गया था लगभग। और किसी को डाउट हो कोई? सिमरन जी, मुझे लग रहा है कि अभी वो कल परसों कोई कोई पूछ रहा था ना क्वेश्चन, जब वो बाहर थे सफर में। मेरी याद नहीं आ रहा था, सिमरन जी पूछ रहे थे या वो पूछ रहे थे?
निशा जी पूछ रहे थे। मेरे ख्याल से निशा जी थी। हाँ निशा जी तो अभी ऑफलाइन हो फिर गई उनका तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। पता नहीं, उन्होंने फिर रिटर्न में भी नहीं डाला कहीं। कल से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये भी स्टार्ट करेंगे। हाउस तो प्रॉपर्टी हमारा की भी। इनकम वाला पार्ट, सैलरी वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। ओके। तो हाउस प्रॉपर्टी तो ज़्यादा लेंदी नहीं है, वो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 2 या 3 क्लास में हो जाएगा। ठीक। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल गेन का स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल गेन का भी 3 to 4 क्लासेज में हो जाएगा। बिजनेस प्रोफेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो सब पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो उसमें फिर हम कॉमन कॉमन चीज़ ही देखेंगे, क्योंकि बिजनेस तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो जो कॉमन बिजनेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर कल फिर हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। आज आज कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। नो सर। चलिए फिर, ओके। थैंक यू बाय। सर। ओके, गुड नाइट, बाय। यू टू। ओके।